बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने पढ़ लिया है, पिछले जो टॉपिक्स है उसमें हमने कोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स क्लासिफिकेशन। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स को हम कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स के इफेक्ट को उल्टा कर रहे होते हैं। ठीक है, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उसके उलट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर तीन तरीके से होता है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होते हैं वो तीन तरीके से एक्ट करते हैं। एक होता है एंटी मस्करिनिक, एक होता है एंटी निकोटिनिक और तीसरा होता है कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन है जो कि हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की है। क्या होता है कि हमारे पास एक नर्व है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास साइनेप्स के अंदर एसिटाइलकोलिन आया हुआ है, उसने जाके आगे मस्करिनिक या निकोटिनिक हमारे पास रिसेप्टर पे जाके एक्ट करना होता है। ये क्या करते हैं, एंटी मस्करिनिक ड्रग्स या एंटी निकोटिनिक ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, एंटी मस्करिनिक ड्रग्स जो होती हैं वो जाके ब्लॉक करेंगी मस्करिनिक रिसेप्टर को। एसिटाइलकोलिन ने जो यहाँ एक्ट करना था अब वो जगह जो है फुलफिल कर दिया एंटी मस्करिनिक ड्रग ने और उसको ब्लॉक कर दिया है। तो एसिटाइलकोलिन यहाँ पे लग नहीं सकेगी, अटैच नहीं हो सकेगी और अपने इफेक्ट्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। तो इसकी वजह से एंटी मस्करिनिक इफेक्ट्स आएंगे। दूसरा आ जाता है एंटी निकोटिनिक। एंटी निकोटिनिक क्या होता है, जो एंटी निकोटिनिक ड्रग्स होती हैं वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती हैं और एसिटाइलकोलिन को इधर नहीं जुड़ने देती। ठीक है, तो इस तरह ये दो इफेक्ट प्रोड्यूस हो गए। तीसरा है इसका तरीका कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर्स। हमने पहले पढ़ा था ये एसिटाइलकोलिन जो होता है इसको इनहिबिट या साइनेप्स में से खत्म करने के लिए एंजाइम होते हैं एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। ठीक है, वहां पे हम कोलिनर्जिक ड्रग्स में क्या कर रहे थे कि इस एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज जो है हमारे पास उसको खत्म करवा रहे थे, उसकी इनहिबिशन करवा रहे थे। वो जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स थी, ठीक है, जो हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के अंदर इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स थी वो इस एंजाइम के ऊपर एक्ट करके इसको ब्लॉक करके एसिटाइलकोलिन को बढ़ा रही थी। अब ये क्या करेगा, ये करेगा कि एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज को रीजनरेट करवाएगा। ठीक है, जैसे वो ब्लॉक हो रही थी उसके इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग से तो उनको इफेक्ट को खत्म करवाएगा और एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज ज्यादा करेगा ताकि एसिटाइलकोलिन यहां से ज्यादा खत्म हो सके और एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स ला सके। ठीक है, ये तो हो गए तीन तरीके जिनकी वजह से हमारे पास एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स आएंगे। अब इनके अंदर हम मजीद क्लासिफिकेशन पढ़ें तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास जो कैटरिंग में भी क्लासिफिकेशन दी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एंटी मस्करिनिक ड्रग्स में फर्स्ट करें ये M1 सिलेक्टिव। अब तीन तरह के होते हैं ना जो हमारे पास कोलिनर्जिक हमारे पास होते हैं रिसेप्टर्स, M1, M2 और M3। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है हमारे पास सिलेक्टिव है और कुछ नॉन सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव में अगर हम M1 सिलेक्टिव की बात करें, हमें ये पता था, हमने जो ये मस्करिनिक रिसेप्टर्स पढ़े थे M1, M2 और M3, तो हमने उसका एक जो कोड बनाया था वो था कि सी हार्ट, ठीक है, सी हार्ट नॉट आइज। ठीक है, हमारे पास आंखें देखनी है उसमें आइज नहीं देखनी। सी जो है M3 के लिए था SEE, उसमें स्मूथ मसल इफेक्टर सेल्स और हमारे पास एंडोक्राइन आ गया था। और M2 जो है हार्ट के लिए होता है और M1 जो होता है वो हमारे पास नर्व्स के लिए होता है और कई हद तक M1 जो है स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो M1 सिलेक्टिव जो होते हैं उसके अंदर क्या आ जाती है हमारे पास, M1 सिलेक्टिव जो होता है पायरेनजीपिन। ठीक है, M1 सिलेक्टिव हमने याद कर लेनी है पायरेनजीपिन, PDA याद कर लें। ठीक है, जब PDF होता है वो PDA है। तो M1 सिलेक्टिव पायरेनजीपिन और M3 सिलेक्टिव है वो डेरिफेनेसिन है और नॉन सिलेक्टिव जो है एट्रोपिन। ये हमने एट्रोपिन के जो हमारे पास है उसको आगे डिटेल में भी डिस्कस करना है क्योंकि एट्रोपिन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया गया, इसके यूजेस सारा कुछ हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कौन से ऑर्गन पे क्या इफेक्ट आ रहे होते हैं। अब आ जाते हैं निकोटीनिक के बारे में, एंटी निकोटीनिक ड्रग्स। एंटी निकोटीनिक ड्रग्स किस तरह इफेक्ट कर रही होती हैं, अब देखें दो तरह के निकोटीनिक रिसेप्टर्स होते हैं। एन रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे पास न्यूरॉन्स में होते हैं, इनके गैंग्लियन के अंदर दो नर्व्स के बीच में जो आते हैं। ठीक है, ये नर्व है, ये एक और नर्व है। ठीक है, यहाँ पे जो आ गया इसके बीच में जो एसिटाइलकोलिन होगा तो वो एन जो हमारे पास एन रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स के अंदर। और एन क्या होता है, ये हमारे पास एक नर्व आ रही है। ठीक है, और आगे हमारे पास मसल पड़ा है तो यहाँ पे जो मसल पे होते हैं वो NM रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन होगी तो रिलीज, तो वहां पे NM रिसेप्टर्स को एक्सेप्ट करेंगे मसल से, न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे, ये हमने पढ़ा था। अब क्या होता है, गैंग्लियन ब्लॉकर्स इसके अंदर जो है NN जो है हमारे पास NN रिसेप्टर्स उसके अंदर जाके एक्ट करते हैं और इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। इसका हेक्सामिथोनियम एग्जांपल है, लेकिन NN रिसेप्टर्स ऐसे NN ब्लॉकर गैंग्लियन ब्लॉकर जिनको हम कहते हैं
ये ऐसी है ड्रग्स जिनको हम आमतौर पे क्लिनिकली यूज नहीं करते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्यों ज्यादा होते हैं? एक तो ये एसिटाइल कोलिन को भी इनहिबिट कर रही होती है इनके बीच में, साथ साथ एक तो पैरासिम्पैथेटिक जो इफेक्ट्स हैं ये इनको खत्म कर रही है। साथ साथ सिंपैथेटिक में हम बात करते हैं अगर एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है, उनके रिलीज को भी रोक रही होती है। सेरोटोनिन के जो हमारे पास रिलीज है उसको भी रोक रही होती है। तो इस वजह से हमारे यहाँ ये जो ड्रग है हेक्सामेथोनियम या गैंग्लियन ब्लॉकर्स, ये ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होती। तो हमने इसको इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना। उसके बाद आ जाता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, एनएम ब्लॉकर्स। एनएम ब्लॉकर्स आगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे हम बात करें तो वो कहता है कि भाई दो उसमें डिवाइडेड है, ठीक है। वो इसकी एग्जांपल ले लें ट्यूबोक्यूरालिन, ठीक है। इसके अंदर भी आगे दो चीजों में डिवाइडेड है। एक होते हैं हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स डीपोलराइजिंग और एक होते हैं नॉन डीपोलराइजिंग। दो किस्म के हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आ गए, डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग। अब इसमें फर्क क्या है डीपोलराइजिंग और नॉन डीपोलराइजिंग में, ठीक है। एनएम कहाँ होगा? ये न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट है ना, यहाँ पे रिसेप्टर है हमारे पास, ठीक है। ये क्या करता है, जो हमारे पास डीपोलराइजिंग वाला होता है ना, वो जाके इसके ऊपर एक्ट करेगा, यहाँ पे ब्लॉक करेगा इसको, साथ ही साथ इसको क्या करेगा, डीपोलराइज कर देगा, ठीक है। सोडियम की एंट्री बढ़ा देगा, सोडियम की एंट्री बढ़ा देगा तो ये डीपोलराइज कर देगा। और शुरू में डीपोलराइजेशन होती रहेगी, इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्शन होते होते ये क्या होता है, रिसेप्टर उसका बहुत ज्यादा यूज्ड हो जाता है और फटीग हो जाता है इसका रिसेप्टर एनएम डीपोलराइजिंग वाला। वो आहिस्ता आहिस्ता पहले शुरू में तो इसका दोस्त बन जाता है डीपोलराइजिंग का, जैसे हमारे पास एसिटाइल कोलिन एक्ट कर रही है वो इसी तरह ही हमारे पास वही एक्शन परफॉर्म करवा रहा होता है। लेकिन बाद में उसको इतना सैचुरेट कर देता है कि वो खत्म हो जाता है, वहां से वो इफेक्ट आना खत्म हो जाते हैं। अच्छा, ये जो हो गया हमारे पास इसके नॉन डिपोलराइजिंग, ये अपना डिपोलराइजिंग वाला हो गया, ठीक है। डिपोलराइजिंग इफेक्ट ऐसे आता है कि हमारे पास इसको डिपोलराइज कर देता है, सोडियम की एंट्री बढ़ा देता है और हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इन रिसेप्टर्स को इतना फटीग कर देता है कि आगे मजीद जो है मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाता है और वो रिलैक्स हो जाता है, ठीक हो गया। ये हमारे पास आगे डिपोलराइजिंग वाले। अब नॉन डिपोलराइजिंग वाले क्या करते हैं, ये जो जिस तरह इफेक्ट कर रहा है ना, ये सोडियम की एक्टिविटी को कर रहा है, ये क्या करता है, सिर्फ उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं यहाँ पे जाके, उसको कोई डिपोलराइज नहीं करवाएंगे, ठीक है। सिंपल हमारे पास जाके उसको ब्लॉक करेंगे, उसको ब्लॉक करके कंपैटिटिव इनहिबिटर के तौर पे, जैसे उसकी जगह एसिटाइल कोलिन की जगह जाके इसको ब्लॉक कर देंगे इस रिसेप्टर को। और क्या होगा कि हमारे पास आगे जो है हमारे पास इसकी एक्टिविटी नहीं होगी तो वो हमारे पास रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होना था सिंपली। उसके बाद आ जाता है कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर्स। कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर्स का मैंने आपको बता दिया, जो हमारे पास एसिटाइल कोलिन जो है वो आगे ब्रेक डाउन हो जाता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज से, ठीक है। अगर हम उसके एगोनिस्ट देते हैं, फर्स्ट करें चाहे हमारे पास इनडायरेक्ट एगोनिस्ट अगर हम दे रहे हैं जो कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को हमारे पास उसके एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है और एसिटाइल कोलिन को बढ़ा देता है। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ऑक्साइम्स होते हैं, प्रेलिडोक्साइम इसकी एग्जांपल ऑक्साइम्स होते हैं, ठीक है ज़्यादातर। तो ये ड्रग हम देते हैं ना जब, तो क्या करता है वो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जो हमारे पास ब्लॉक हुआ होता है, पहले जो ब्लॉक हुआ है उसकी एक्टिविटी को, उसको ब्लॉकेज को खत्म कर देगा, ठीक है। उस ड्रग के इफेक्ट को खत्म कर देगा जो इनडायरेक्ट हमारे पास ड्रग्स एक्ट कर रही थी, ठीक है। उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए ये हम ड्रग देते हैं और हमारे पास उसी तरह ये जो है ना एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज जो है हमारे पास वापस रीजनरेट होना शुरू हो जाता है और यहाँ से एसिटाइल कोलिन को खत्म करना स्टार्ट कर देता है, ताकि ये हमारे पास जो है ये कोलिनर्जिक एक्टिविटी को बिल्कुल खत्म करता है, ठीक है, रिड्यूस करता है। तो ये चीज़ें हमारे पास आगे इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमने एट्रोपिन और डिफरेंट जो हमारे पास सिस्टम्स हैं उनके अंदर हमारे पास क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के और कौन कौन सी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर यूज़ हो रही है, ठीक है। ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास इंशाल्लाह अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कुछ समझना है तो कमेंट्स में